हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विव इंडिया लीगल, जिसमें आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन और इंडियन लॉ से रिलेटेड जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बारे में। दोस्तों, संज्ञेय अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें किसी की हत्या हुई, रेप हुआ, तो ये सब अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। वहीं अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो वह अपराध होते हैं जैसे छोटा सा किसी का पर्स चोरी हो गया, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, या सिम चोरी हो गए। इस टाइप के जो छोटे मोटे अपराध होते हैं वह सभी हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। और वहीं आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो मर्डर होते हैं या जो ज़्यादा हैवी प्रकृति के होते हैं वह सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन CRPC 154 में रजिस्टर्ड होती है। वहीं जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वहाँ पर NCR में NCR में कंप्लेंट फाइल होती है। यहाँ पर जो छोटे मोटे अपराध हैं वह कंप्लेंट फाइल होती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी का सिम चोरी हुआ, तो सिम चोरी, अगर इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो वह इस तरीके से समझते हैं। माना किसी का सिम चोरी हुआ और 10 मार्च, माना एक्चुअल में उसका जो सिम है वो 10 मार्च को चोरी हुआ, 10 मार्च 2022 को चोरी होता है। अब वो अपनी रिपोर्ट 15 मार्च 2022 को लिखवाने आता है, लेकिन वो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो सिम है वो 15 मार्च के हिसाब से माना जाएगा कि 15 मार्च को ही चोरी हुआ होगा। ये जब भी अपनी रिपोर्ट लिखवाएगा तो वह पुलिस वाले को ये बताएगा कि मेरा सर सिम 10 मार्च को चोरी हुआ, यानी कि 10 मार्च से पहले पहले अगर उस सिम का मिसयूज़ होता है, यानी कि 10 मार्च से पहले पहले, तब तक सिम किसके पास था? कंप्लेंटेंट के पास, जो कंप्लेंट कर रहा है। और 10 मार्च के बाद सिम उसके पास नहीं रहा। 10 मार्च के बाद अगर उस सिम का मिसयूज़ होता है तो उसका जिम्मेदारी कंप्लेनेंट नहीं होगा। और वहीं अगर जो ये सिम है 10 मार्च से पहले पहले अगर इसका मिसयूज़ हुआ होगा तो उसका जिम्मेदार कंप्लेनेंट माना जाएगा। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि अगर NCR में एक छोटे मोटे कंप्लेंट लिखी जाती है, वहीं अगर जो ज़्यादा संगीन प्रकृति के हैं, मतलब संगीन अपराध है, वहाँ पर FIR लिखी जाती है। इसकी वैल्यू भी होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू भी होती है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये हो जाता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और इसकी थोड़ी कम हो जाती है। मतलब वैल्यू होती है लेकिन ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर FIR होने के बाद 154 अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC के अंदर प्रोविज़न है कि FIR लिखना मैंडेटरी है और FIR लिखी जाती है अंडर सेक्शन 154 में। दोस्तों, उसके बाद FIR लिखने के बाद 60 डेज़ के अंदर, दोस्तों 60 डेज़ के अंदर अंदर एक चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होती है जिसको बोलते हैं आरोप पत्र, हिंदी में आरोप पत्र बोला जाता है। FIR होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने में जो भी एविडेंस कलेक्ट होते हैं या फिर किसी भी शक के बिना पर शक के बिना पर पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। जो भी एविडेंस हमारे पास कलेक्ट किए जाते हैं वो सभी चार्जशीट में लिखवा कर, या जैसे भी होता है कि इस समय हमें ये सबूत मिले, ये सब हुआ, तो ये लिखने के बाद, ये FIR होने के बाद फिर चार्जशीट 60 डेज़ के अंदर अंदर हमें पुलिस वालों को कोर्ट में सबमिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, चार्जशीट फाइल होने से पहले पहले थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है कि मामलों को दबा दिया जाता है, या दबाना होता है, या आगे प्रोसेस नहीं करना चाहता है, आपस में समझौता भी होता है कि आपस में समझौता कर लेते हैं दोनों पक्ष, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चार्जशीट फाइल होने से पहले पहले किया जा सकता है, मतलब उसके बाद वो सीधा फिर आपका कोर्ट के अंदर चले जाता है। वहाँ पर जैसे ही कोर्ट के अंदर जाता है, वहाँ पर
पुलिस वाले का काम ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर फिर चार्जशीट फाइल जब कोर्ट में हो जाती है तो फिर उसके बाद एडवोकेट का काम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जैसी चार्जशीट फाइल हुई वहाँ पुलिस का काम खत्म हुआ, जैसे चार्जशीट फाइल आपकी कोर्ट में गई तो वहाँ एडवोकेट का काम स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ पर अगर उस व्यक्ति को माना गलत फंसाया जा रहा है या गलत एविडेंस के द्वारा उसको फंसाया जा रहा है, जो भी ऐसी प्रक्रिया है, उसका सच निकलवाना, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब एडवोकेट करते हैं। आपस में दोनों पक्षों के अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंप्लेंट करता है उसका एडवोकेट अलग होता है और डिफेंस का लॉयर अलग होता है। तो आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं एक दूसरे, जैसे आपको ये बताते हैं कि इनका अपराध ये नहीं है, या फिर अपना वो सारे काम फिर एडवोकेट के हो जाते हैं। ठीक है, वो एडवोकेट की प्रक्रिया होती है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर पुलिस वाले आपकी FIR नहीं लिखते हैं, अंडर सेक्शन ऑफ द CRPC प्रावधान है, यानी कि प्रोविज़न है कि पुलिस वाले को संगीन मामले में FIR लिखना मैंडेटरी है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं कि पुलिस वाले FIR नहीं लिखते, या तो ऊपर से प्रेशर है या कुछ भी व्हाटएवर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई है तो आपके पास कुछ वैलिड एविडेंसेस हैं, तो आप ये आपका अंडर सेक्शन CRPC था, वहीं पर अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंदर आप कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों ये आप एक एडवोकेट से मिलकर भी आप फाइल करा सकते हो अगर आपकी FIR पुलिस नहीं लिखती। लेकिन पुलिस नहीं लिखती है, आप उससे पहले मैं एक जो हमारा CRPC कहती है, उससे पहले आप SSP इनके पास जा सकते हो, और SSP भी नहीं सुनते हैं तो आप सीधे फिर कोर्ट में अपनी किसी एडवोकेट से मिलकर अपना फाइल कर सकते हो। दोस्तों आपको वहाँ पर न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों मेरे द्वारा जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वंदे मातरम, जय हिंद।